हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रशांत आईएएस। सो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हम भारत के राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में चर्चा कर रहे थे और इस क्लास में हम अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। सो फ्रेंड्स, इस क्लास में हम पार्डनिंग पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति की क्षमादान करने की शक्तियों के साथ अपनी चर्चा को शुरू करेंगे। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले सवाल उठता है कि इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्डनिंग पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर गिवन, यानी कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां दी हुई हैं। तो इसका आंसर है कि आर्टिकल 72 डील्स विद द पार्डनिंग पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि अनुच्छेद 72 में आर्टिकल 72 में अनुच्छेद 72 में भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां दी हुई हैं। तो किस अनुच्छेद में दी हुई हैं? अनुच्छेद 72 में आर्टिकल 72 में भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां दी हुई हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, सवाल उठता है कि पार्डनिंग पावर्स या क्षमादान की शक्तियों से क्या मतलब है। पार्डनिंग पावर्स या क्षमादान की शक्तियों से क्या मतलब है? सो फ्रेंड्स, भारत के राष्ट्रपति के पास कुल 5 टाइप की पार्डनिंग पावर्स या क्षमादान की शक्तियां हैं। भारत के राष्ट्रपति के पास कुल 5 प्रकार की क्षमादान की शक्तियां हैं। तो आइए हम इनके बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं और उसके बाद आप समझ जाएंगे कि इसका क्या मतलब है। सो फ्रेंड्स, भारत के राष्ट्रपति की सबसे पहली पार्डनिंग पावर है पार्डन। ओके, तो भारत के राष्ट्रपति की सबसे पहली पार्डनिंग पावर है पार्डन। और पार्डन को हम हिंदी में क्या कहते हैं? पार्डन को हम हिंदी में कहते हैं क्षमा। तो भारत के राष्ट्रपति की सबसे पहली क्षमादान की शक्ति है क्षमा। अब क्षमा या पार्डन का क्या मतलब होता है, तो इसे मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं। सो फ्रेंड्स, मान के चलिए यहां स्क्रीन पर मैं एक व्यक्ति का चित्र ड्रॉ कर रहा हूं और ये व्यक्ति जो है वो एक क्रिमिनल है। ओके, सो ये व्यक्ति जो मैं स्क्रीन पर ड्रॉ कर रहा हूं एक अपराधी है, एक क्रिमिनल है। अब फ्रेंड्स, इसके केस की जो सुनवाई, अब इसने क्या क्राइम किया है, इसने क्या अपराध किया है? सो फ्रेंड्स, इस व्यक्ति ने मर्डर किया है, यानी इस व्यक्ति ने किसी का कत्ल किया है। अब इस व्यक्ति की जो केस है उसकी सुनवाई भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में चल रही थी। तो इस व्यक्ति की जो सुनवाई है, इस व्यक्ति के मर्डर केस की सुनवाई यानी कि हत्या के प्रकरण की सुनवाई कहां चल रही थी? भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने। और सर्वोच्च न्यायालय ने इसको क्या फैसला दिया? सर्वोच्च न्यायालय ने इस व्यक्ति को डेथ पनिशमेंट यानी कि मृत्यु दंड दिया। ओके, तो सर्वोच्च न्यायालय ने इस व्यक्ति को सुनवाई के बाद कौन सा दंड दिया? मृत्यु दंड दिया, यानी कि डेथ पनिशमेंट दिया। अब आइए मैं आपको समझाता हूं कि पार्डन या क्षमा का क्या मतलब होता है। सो फ्रेंड्स, मान के चलिए अब यदि यह व्यक्ति, अब देखिए ये भारत के राष्ट्रपति महोदय हैं। ओके, सो यहां मैं स्क्रीन पर भारत के राष्ट्रपति महोदय, ओके, सो ये भारत के राष्ट्रपति महोदय हैं। अब मान के चलिए ये जो अपराधी है, ये अपराधी भारत के राष्ट्रपति के पास क्षमा के लिए याचिका लगाता है, यानी कि पार्डन के लिए पिटीशन फाइल करता है, क्षमा के लिए याचिका लगाता है, एप्लीकेशन फाइल करता है पार्डन के लिए। और मान के चलिए यदि भारत के राष्ट्रपति महोदय इस व्यक्ति की एप्लीकेशन को, इस व्यक्ति की याचिका को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ओके, इस व्यक्ति की याचिका को एक्सेप्ट कर लेते हैं, यानी कि इस व्यक्ति की याचिका को स्वीकार कर लेते हैं और स्वीकार करने के उपरांत इस व्यक्ति को क्षमा दे देते हैं। ओके, तो राष्ट्रपति क्या कहते हैं कि मैं इस व्यक्ति को क्षमा देता हूं। तो यदि राष्ट्रपति इस व्यक्ति को क्षमा दे देते हैं यानी कि पार्डन दे देते हैं, तो इस व्यक्ति पर जितने भी आरोप लगे थे वो सभी आरोप इस व्यक्ति से हटा दिए जाएंगे। यानी कि जैसे इस व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया जाना था, तो अब इस व्यक्ति को मृत्यु दंड नहीं दिया जाएगा, अब इस व्यक्ति को डेथ पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा। उसके बाद जैसे मान के चलिए यह व्यक्ति प्रिजन में होगा डेफिनेटली, यानी कि ये व्यक्ति जेल में होगा, तो अब इस व्यक्ति को जेल से रिहा कर दिया जाएगा, यानी कि अब इसको जेल में भी नहीं रखा जाएगा, इसको जेल से रिहा कर दिया जाएगा। सो फ्रेंड्स, इस बात का क्या मतलब है? इस बात का यह मतलब है कि भारत के राष्ट्रपति यदि किसी व्यक्ति को पार्डन देते हैं यानी कि क्षमा देते हैं, तो सबसे पहली बात तो उस व्यक्ति को दंड नहीं दिया जाएगा। जैसे कि इस व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया जाना था, तो अब इस व्यक्ति को मृत्यु दंड नहीं दिया जाएगा। उसके बाद उस व्यक्ति को जेल से रिहा कर दिया जाएगा।
अब उस व्यक्ति को और अधिक अवधि के लिए जेल में नहीं रखा जाएगा और उस व्यक्ति पर जितने भी दोष लगे हुए थे, उस व्यक्ति पर जितने भी आरोप लगे हुए थे, जितने भी दोष थे उसके, उन सब दोषों से, उन सब आरोपों से उस व्यक्ति को मुक्त कर दिया जाएगा। ओके, तो उस व्यक्ति पर जितने भी दोष थे, जितने भी आरोप थे, उन सब आरोपों से उस व्यक्ति को मुक्त कर दिया जाएगा। तो क्षमा का मतलब है जब भारत के राष्ट्रपति महोदय किसी व्यक्ति को पूर्णतः माफ कर देते हैं, उसको पूरी तरह से क्षमा कर देते हैं कि ना ही तो अब उसको कोई दंड दिया जाएगा, ना ही उसको अब जेल में रखा जाएगा, और उस पर जितने भी दोष लगे हैं, जितने भी आरोप लगे हैं, उन सब आरोपों से उसको बरी कर दिया जाएगा, उन सब आरोपों से उसको मुक्त कर दिया जाएगा। तो ये मतलब होता है पार्डन या क्षमा का। उसके बाद फ्रेंड्स आइए आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स अब आती है रिप्राइव। रिप्राइव का अर्थ होता है प्रविलंबन। तो क्या मतलब है रिप्राइव और प्रविलंबन का, तो इस बात को भी मैं आपको एक उदाहरण देके समझाता हूं। तो मान के चलिए फ्रेंड्स कि एक व्यक्ति है और इस व्यक्ति ने भी कोई अपराध किया है। तो हम पुनः इस बात को मान लेते हैं कि इस व्यक्ति ने क्या किया है, किसी की हत्या की है, यानी कि इस पर मर्डर का चार्ज है, इस पर हत्या का आरोप है। अब इस व्यक्ति का भी जो मामला है वो भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में चल रहा था। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने हर बात की सुनवाई की तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस व्यक्ति को भी मृत्यु दंड यानी कि डेथ पनिशमेंट दिया कि इस व्यक्ति को भी मृत्यु दी जाए। ओके, इस व्यक्ति को भी डेथ पनिशमेंट दिया जाए। अब फ्रेंड्स मान के चलिए ये व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास रिप्राइव के लिए, प्रविलंबन के लिए याचिका दर्ज करता है, यानी कि ये पिटीशन फाइल करता है भारत के राष्ट्रपति के साथ प्रविलंबन के लिए। तो अब यदि भारत के राष्ट्रपति इसकी सजा पर रिप्राइव या प्रविलंबन लगा देते हैं तो इस बात का क्या मतलब होगा। तो जैसे कि मैंने आपको यहां पर बताया कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इस व्यक्ति को मृत्युदंड दिया था और मान के चलिए फ्रेंड्स कि 25 मार्च को, ओके, सो 25 मार्च 2021 को इस व्यक्ति को फांसी दी जानी है। ओके, 25 मार्च 2021 को इस व्यक्ति को फांसी दी जानी है। लेकिन यदि भारत के राष्ट्रपति इस पर रिप्राइव यानी कि प्रविलंबन लगा देते हैं तो अब इस व्यक्ति को 25 मार्च को फांसी नहीं दी जाएगी। अब इस व्यक्ति को 25 मार्च 2021 को फांसी नहीं दी जाएगी। ओके, यानी कि इसका जो फांसी का आदेश है उस पर अस्थायी रूप से स्टे लग जाएगा। ये जो फांसी का आरोप है उस पर अस्थायी रूप से रोक लग जाएगी। तो प्रविलंबन का अर्थ होता है किसी दंड पर अस्थायी रूप से रोक लगाना। तो राष्ट्रपति के आगामी आदेश तक अब इस व्यक्ति को फांसी नहीं दी जाएगी। ओके, तो प्रविलंबन का क्या अर्थ होता है कि किसी दंड पर अस्थायी रूप से रोक लगाना, जैसे कि इस व्यक्ति को अब इस तारीख को फांसी नहीं दी जाएगी। सो फ्रेंड्स आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद आती है राष्ट्रपति की तीसरी क्षमादान की शक्ति, जिसे हम कहते हैं रेस्पाइट या फिर विराम। तो रेस्पाइट या विराम का क्या मतलब होता है, इसको मैं आपको उदाहरण देके समझाता हूं। सो फ्रेंड्स यहाँ स्क्रीन पर आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा और इस डायग्राम में आप लोग एक महिला का चित्र देख सकते हैं। तो मान के चलिए फ्रेंड्स इस महिला ने कोई अपराध किया है और न्यायालय ने इस महिला को कठोर कारावास की सजा दी। ओके, यानी कि रिगरस पनिशमेंट। तो इस महिला ने कोई अपराध किया और न्यायालय ने इस महिला को कठोर कारावास की सजा दी। अब कठोर कारावास क्या हो सकता है? कठोर कारावास का मतलब होता है कि मतलब एक तो होता है साधारण कारावास यानी कि सिंपल इंप्रिजनमेंट और एक होता है कठोर कारावास यानी कि रिगरस इंप्रिजनमेंट। तो रिगरस इंप्रिजनमेंट का मतलब होता है कठोर कारावास और सिंपल इंप्रिजनमेंट का मतलब होता है साधारण कारावास। तो मान के चलिए यदि किसी व्यक्ति को 5 साल का साधारण कारावास मिला यानी कि 5 साल का सिंपल इंप्रिजनमेंट मिला तो उसको केवल 5 साल की अवधि के लिए जेल में रखा जाएगा, उसको कोई काम नहीं करना होगा। लेकिन यदि किसी व्यक्ति को कठोर कारावास या रिगरस पनिशमेंट मिलता है तो उस व्यक्ति को कठोर से कठोर काम करवाया जाएगा। जैसे कि यदि किसी व्यक्ति को 5 साल का कठोर कारावास मिलता है तो उसको 5 साल तक जेल में तो रहना ही होगा, उसके साथ साथ उसे काम भी करना होगा, जैसे कि उसको पत्थर तोड़ने होंगे, उससे बहुत कठिन से कठिन काम करवाया जाएगा। अब आप सभी लोग जानते हैं कि पत्थर तोड़ना कितना मुश्किल काम है। यदि आप और हमको भी ये काम करना पड़े तो हमारे लिए भी ये काम मुश्किल हो जाए। ओके, तो कठोर कारावास में एक मुश्किल काम, बहुत सारे मुश्किल काम भी करवाए जाते हैं जैसे कि पत्थर तोड़ना। अब आइए मैं आपको इस बात को समझाता हूं। सो फ्रेंड्स मान के चलिए कि ये एक महिला है जिसने कोई अपराध किया था। ओके, कोई भी इसने अपराध किया हो और न्यायालय ने इस महिला को सजा दी
कठोर कारावास की, यानी कि रिगरस इम्प्रिजनमेंट की। लेकिन बाद में क्या होता है फ्रेंड्स कि ये जो महिला है ये बाद में गर्भवती हो जाती है, यानी कि ये प्रेग्नेंट हो जाती है। अब आप सभी लोग जानते हैं कि एक आम आदमी के लिए भी पत्थर तोड़ना या कोई भी कठोर कारावास वाला कार्य कितना कठिन होता है। तो यदि कोई महिला गर्भवती हो तो ऐसी स्थिति में यदि उससे पत्थर तोड़वाया जाए या कोई भी कठिन कार्य करवाया जाए तो ये उसके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं है और उसके शिशु के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं है। ओके, तो अब यदि मान के चलिए भारत के राष्ट्रपति महोदय के पास ये जो महिला है ये रेस्पाइट, ओके, यानी कि विराम के लिए अर्जी लगाती है, रेस्पाइट के लिए एप्लीकेशन लगाती है, विराम के लिए याचिका लगाती है और भारत के राष्ट्रपति महोदय इसे रेस्पाइट यानी कि विराम दे देते हैं। तो विराम का मतलब होता है कि किन्हीं विशेष कारणों से, वो कारण प्रेगनेंसी भी हो सकता है, किसी व्यक्ति का दुर्बल स्वास्थ्य भी हो सकता है, किसी व्यक्ति की बीमारी भी हो सकती है, कोई व्यक्ति यदि असहाय हो गया है, डिसेबल हो गया है तो उसकी वो डिसेबिलिटी भी हो सकती है, यानी किसी भी विशेष परिस्थिति में किसी भी स्पेशल ग्राउंड पर पनिशमेंट को यानी कि दंड को कम कर देना रेस्पाइट या विराम कहते हैं। ओके, तो रेस्पाइट का मतलब होता है किसी विशेष परिस्थिति में किसी विशेष आधार पर दंड को कम कर देना। जैसे कि मान के चलिए इस महिला को रिगरस पनिशमेंट दिया गया था, रिगरस इंप्रिजनमेंट दिया गया था, यानी कि कठोर कारावास दिया गया था। तो भारत के राष्ट्रपति महोदय इसके कठोर कारावास को साधारण कारावास में बदल सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो भारत के राष्ट्रपति महोदय किसी विशेष आधार पर, जैसे कि यदि कोई स्त्री गर्भवती हो, कोई व्यक्ति बहुत अधिक बीमार हो, किसी पर कोई विशेष दुर्बलता हो, तो किसी विशेष स्थिति में भारत के राष्ट्रपति महोदय किसी व्यक्ति के दंड को कम कर सकते हैं। ओके, जैसे कि इस महिला को यदि रिगरस इंप्रिजनमेंट यानी कि कठोर कारावास दिया था तो इसके रिगरस इंप्रिजनमेंट को बदल के सिंपल इंप्रिजनमेंट में कन्वर्ट किया जा सकता है, यानी कि इसको साधारण कारावास दिया जा सकता है। तो यदि पहले इसको 5 साल की सजा और साथ में इसको पत्थर तोड़ना था तो अब इसको पत्थर नहीं तोड़ना है, अब इसको कोई भी कठिन काम नहीं करना है, अब इसको मान के चलिए सिर्फ 5 साल जेल में रहना है या फिर मान के चलिए इसको सिर्फ 4 साल जेल में रहना है। ओके, तो रेस्पाइट या विराम का मतलब होता है कि किसी विशेष आधार पर किसी विशेष परिस्थिति में, जैसे कि गर्भावस्था, किसी व्यक्ति की बीमारी, किसी विशेष परिस्थिति में किसी व्यक्ति को दी हुई सजा को कम करना। ओके, किसी व्यक्ति को जो मूल रूप में सजा दी गई थी उस व्यक्ति की सजा को कम कर देना। जैसे कि यदि इस महिला को कठोर कारावास यानी कि रिगरस इंप्रिजनमेंट दिया गया था तो इसको बदल के सिंपल इंप्रिजनमेंट या साधारण कारावास में परिवर्तित किया जा सकता है। ये मतलब है रेस्पाइट या विराम का। सो आइए फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति की चौथी पार्डनिंग पावर यानी कि क्षमादान की शक्ति है रेमिशन, जिसे कहते हैं हम परिहार। सो फ्रेंड्स, अब रेमिशन या परिहार का क्या अर्थ है, आइए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सो फ्रेंड्स, मान के चलिए एक व्यक्ति है। ओके, अब फिर से ये व्यक्ति एक अपराधी है। ओके, अपराधी है ये व्यक्ति और इस व्यक्ति का केस कोर्ट में चल रहा है। तो मान के चलिए सुप्रीम कोर्ट ने, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इस व्यक्ति को 8 साल का कठोर कारावास दिया। ओके, 8 years ऑफ रिगरस इम्प्रिजनमेंट, 8 साल का कठोर कारावास दिया। जैसे कि इस व्यक्ति को 8 साल तक जेल में रहना है और प्लस उसके साथ पत्थर भी तोड़ने हैं। ओके, अब मान के चलिए ये व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास रेमिशन यानी कि परिहार के लिए याचिका लगाता है। ये व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास परिहार के लिए याचिका लगाता है। ओके, और मान के चलिए भारत के राष्ट्रपति इसको रेमिशन यानी कि परिहार दे देते हैं। तो यदि भारत के राष्ट्रपति इसको परिहार दे देंगे तो क्या होगा? तो फ्रेंड्स, परिहार का मतलब होता है सजा की अवधि को कम कर देना। जैसे कि मान के चलिए व्यक्ति को 8 साल का जेल मिली थी, तब इस व्यक्ति की जेल को 8 साल से कम करके 4 साल किया जा सकता है, 3 साल किया जा सकता है, 5 साल किया जा सकता है, 2 साल किया जा सकता है। ओके, तो मान के चलिए राष्ट्रपति ने इसकी सजा को 8 साल से कम करके 4 साल कर दी। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पर सजा की प्रकृति को नहीं बदला जा सकता। जैसे कि यदि व्यक्ति को 8 साल का कठोर कारावास दिया गया था, 8 साल का रिगरस इंप्रिजनमेंट दिया गया था, तो अब भी व्यक्ति को 4 साल का कठोर कारावास ही दिया जाएगा। व्यक्ति को साधारण कारावास नहीं दिया जा सकता। तो रेमिशन या परिहार का मतलब होता है सजा की प्रकृति को बदले बिना, सजा की प्रकृति को बदले बिना सजा की अवधि को कम कर देना। सो फ्रेंड्स, आइए अब हम आगे बढ़ते हैं।
अब आती है राष्ट्रपति की पांचवी क्षमादान की शक्ति। यानी तो फ्रेंड्स, राष्ट्रपति की पांचवी पार्डनिंग पावर या क्षमादान की शक्ति क्या है? कॉम्यूटेशन। कॉम्यूटेशन या फिर लघुकरण। क्या मतलब होता है कॉम्यूटेशन या लघुकरण का? फ्रेंड्स, यहां पर भी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं ताकि आप आसानी से समझ सकें। तो मान के चलिए फ्रेंड्स कि एक व्यक्ति है, ओके, और डेफिनेटली ये व्यक्ति एक अपराधी है, और इस व्यक्ति ने मान के चलिए किसी की हत्या की है, इसने किसी का मर्डर किया है, ओके। तो इस व्यक्ति ने क्या किया है? किसी का मर्डर किया है, और इसका जो केस है वो देश के सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। और जब केस खत्म हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने इस व्यक्ति को मृत्युदंड यानी कि डेथ पनिशमेंट दिया। अब कॉम्यूटेशन का क्या मतलब है, आइए समझते हैं। तो मान के चलिए फ्रेंड्स कि यदि इस व्यक्ति ने भारत के राष्ट्रपति के पास कॉम्यूटेशन यानी कि लघुकरण के लिए अर्जी लगाई और राष्ट्रपति ने इसको लघुकरण या कॉम्यूटेशन प्रदान कर दिया, तो क्या होगा? तो मान के चलिए इस व्यक्ति को यदि डेथ पनिशमेंट यानी कि मृत्युदंड दिया गया था, तो इसके डेथ पनिशमेंट को बदलकर, इसके मृत्युदंड को बदलकर कठोर कारावास में परिवर्तित किया जा सकता है, ओके। तो व्यक्ति को डेथ पनिशमेंट यानी कि मृत्युदंड दिया गया था, तो इसको बदलकर कठोर कारावास में परिवर्तित किया जाता है। और यदि किसी व्यक्ति को मान के चलिए कठोर कारावास मिला हो, तो उस व्यक्ति को सिंपल इंप्रिजनमेंट यानी कि उस व्यक्ति को साधारण कारावास दिया जा सकता है। तो कॉम्यूटेशन या लघुकरण का मतलब होता है कि जो दंड दिया गया है, दंड की प्रकृति को, दंड के नेचर को बदल देना, और दंड की प्रकृति को बदल के हल्की प्रकृति वाला दंड देना, ओके, एक लाइट नेचर वाला दंड देना। तो कॉम्यूटेशन का मतलब होता है कि दंड की प्रकृति को बदल देना और उसकी प्रकृति को बदलकर एक हल्की प्रकृति वाला, एक हल्की प्रकृति वाला दंड देना। जैसे कि मृत्यु दंड को बदलकर कठोर कारावास में परिवर्तित करना और कठोर कारावास को बदलकर साधारण कारावास में परिवर्तित करना। फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, जर्नली प्रेसिडेंट यूजेस हिज पार्डनिंग पावर्स ऑन द एडवाइस ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। यानी कि राष्ट्रपति अपनी क्षमादान की शक्तियों का प्रयोग केंद्रीय मंत्री परिषद की सलाह से करता है, ओके। तो सामान्यतः क्या होता है कि केंद्रीय मंत्री परिषद राष्ट्रपति को सलाह देता है और केंद्रीय मंत्री परिषद की सलाह के आधार पर राष्ट्रपति अपनी क्षमादान की शक्तियों का प्रयोग करता है। अब फ्रेंड्स, पहले क्या मानना था? पहले ये माना जाता था कि राष्ट्रपति जो है वो मंत्री परिषद की सलाह से बाध्य है, ओके। राष्ट्रपति जो है वो मंत्री परिषद की सलाह से बाध्य है कि क्षमादान देना है या नहीं देना है। तो अपनी क्षमादान की शक्तियों में राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह से बाध्य है, ऐसा पहले माना जाता था। लेकिन फ्रेंड्स, जब प्रणब मुखर्जी भारत के राष्ट्रपति थे, तो इन्होंने इस बात को क्लियर कर दिया कि भारत का राष्ट्रपति अपनी क्षमादान की शक्तियों के प्रयोग में मंत्री परिषद की सलाह से बाध्य नहीं है, ओके। तो प्रणब मुखर्जी जब भारत के राष्ट्रपति महोदय थे, तब प्रणब मुखर्जी ने इस बात को क्लियर कर दिया कि राष्ट्रपति अपनी क्षमादान की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए मंत्री परिषद की सलाह से बाध्य नहीं है। गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री और मंत्री परिषद यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स राष्ट्रपति को सिर्फ गाइड कर सकते हैं, राष्ट्रपति का सिर्फ मार्गदर्शन कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति उनकी सलाह से बाध्य नहीं है। प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ओके। तो जब प्रणब मुखर्जी भारत के राष्ट्रपति थे, तो उन्होंने इस बात को क्लियर कर दिया कि अपनी क्षमादान की शक्तियों का प्रयोग करने में राष्ट्रपति मंत्री परिषद और गृह मंत्रालय की सलाह से बाध्य नहीं है। तो मंत्री परिषद और गृह मंत्रालय राष्ट्रपति को सिर्फ गाइड कर सकता है, राष्ट्रपति को सिर्फ मार्गदर्शन दिखा सकता है, और उनकी सलाह मानना या ना मानना ये राष्ट्रपति की मर्जी है। तो प्रणब मुखर्जी के अकॉर्डिंग, यानी कि प्रणब मुखर्जी जब भारत के राष्ट्रपति थे, तो उन्होंने इस बात को क्लियर कर दिया कि क्षमादान की शक्तियां, पार्डनिंग पावर्स राष्ट्रपति की डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं। डिस्क्रिशनरी पावर्स यानी कि राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्ति है। तो क्षमादान की शक्ति, पार्डनिंग पावर भारत के राष्ट्रपति की डिस्क्रिशनरी पावर है, यानी कि विवेकाधीन शक्ति है। यानी कि भारत का राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग अपने मन से करता है, और मंत्री परिषद और
मंत्रिपरिषद और गृह मंत्रालय राष्ट्रपति को सिर्फ और सिर्फ गाइड कर सकते हैं, मार्गदर्शन कर सकते हैं। उनकी सलाह मानना या ना मानना राष्ट्रपति की मर्जी होती है। उसके बाद फ्रेंड्स, भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी इस बात को क्लियर किया। तो उसके बाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस बात को कहा कि राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्तियां हैं यानी कि पार्डनिंग पावर्स हैं, वो राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्ति हैं यानी कि डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं, और मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सिर्फ सलाह दे सकता है और सलाह मानना ना मानना राष्ट्रपति की मर्जी है। उसके बाद फ्रेंड्स, आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, अब सवाल ये उठता है कि राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्तियां हैं यानी कि पार्डनिंग पावर्स हैं, वो वास्तव में एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं यानी कि कार्यपालिक शक्तियां हैं, या फिर वो जुडिशियल पावर्स हैं यानी कि वो न्यायिक शक्तियां हैं। तो राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्तियां हैं वो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं या जुडिशियल पावर्स हैं, यानी कि वो कार्यपालिक शक्तियां हैं या फिर न्यायिक शक्तियां हैं। तो आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। सो फ्रेंड्स, राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्ति है यानी कि पार्डनिंग पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट है, वो उनकी एग्जीक्यूटिव पावर है यानी कि कार्यपालिक शक्ति है, वो राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति या फिर जुडिशियल पावर नहीं है। तो अब आप पूछेंगे कि सर ऐसा क्यों है कि ये शक्ति राष्ट्रपति की कार्यपालिक शक्ति क्यों है और ये शक्ति राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति क्यों नहीं है? क्योंकि फ्रेंड्स, मान के चलिए यदि कोई व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास क्षमादान के लिए याचिका दायर करता है, कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के पास क्षमादान के लिए, पार्डन के लिए याचिका दायर करता है, तो भारत के राष्ट्रपति महोदय उस याचिका को, उस एप्लीकेशन को बिना पढ़े भी रद्द कर सकते हैं। उस एप्लीकेशन पे एक बार नजर डाले बिना भी उसको रद्द कर सकते हैं। ओके, लेकिन फ्रेंड्स, ऐसा न्यायालय के साथ नहीं होता है। जब भी कोई व्यक्ति न्यायालय में कोई याचिका दर्ज करता है तो न्यायालय आपकी याचिका को इस प्रकार से खारिज नहीं कर सकता। न्यायालय को उस याचिका को पढ़ना पड़ेगा, न्यायालय को उस याचिका पर विचार करना पड़ेगा। ओके, तो लेकिन भारत के राष्ट्रपति आपकी याचिका को बिना पढ़े ही रद्द कर सकते हैं, यानी कि भारत के राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति नहीं है। ओके, और फ्रेंड्स, भारत के राष्ट्रपति जब किसी व्यक्ति को क्षमादान देते हैं यानी कि पार्डन करते हैं, तो वास्तव में वो चैरिटी है, यानी कि वो राष्ट्रपति की उस व्यक्ति पर मर्सी है, यानी कि हम कह सकते हैं कि वो एक तरह से राष्ट्रपति का रहम है। ओके, तो राष्ट्रपति की ये शक्ति न्यायिक शक्ति ना होकर एक कार्यपालिक शक्ति है। और हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील कौन सा कोर्ट है? तो सुप्रीम कोर्ट, भारत का सर्वोच्च न्यायालय ही हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है। यानी कि अपील के लिए सबसे बड़ा कोर्ट कौन सा है? तो सुप्रीम कोर्ट, यानी कि देश का सर्वोच्च न्यायालय ही अपील के लिए सबसे बड़ा कोर्ट है, ना कि भारत के राष्ट्रपति महोदय। तो राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्ति है वो एक तरह से अपील नहीं है, वो एक चैरिटी है। ओके, और हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील कौन है? यानी कि अपील का सबसे बड़ा न्यायालय कौन सा है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अब फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, मान के चलिए एक व्यक्ति है और इस व्यक्ति ने कोई अपराध किया था। ओके, एक व्यक्ति है और इस व्यक्ति ने कोई अपराध किया था और सर्वोच्च न्यायालय ने इस व्यक्ति को कोई सजा सुनाई। मान के चलिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इस व्यक्ति को कठोर कारावास यानी कि रिगरस इम्प्रिजनमेंट की सजा दी, इस व्यक्ति को कठोर कारावास की सजा दी। अब फ्रेंड्स, ये व्यक्ति कठोर कारावास से बचना चाहता है, तो इस व्यक्ति ने क्या किया कि भारत के राष्ट्रपति के पास क्षमादान के लिए एप्लीकेशन लगाई, क्षमादान के लिए अर्जी लगाई। ओके, कि आप मुझे क्षमा कर दो, आप मुझे पार्डन कर दो। लेकिन मान के चलो फ्रेंड्स, राष्ट्रपति ने बिना पढ़े, बिना एक नजर डाले इसकी जो एप्लीकेशन थी उसको खारिज कर दिया, इसकी एप्लीकेशन को रद्द कर दिया। तो अब ये व्यक्ति राष्ट्रपति के पास क्षमादान के लिए दोबारा एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकता। ओके, तो इस बात का क्या मतलब है? इस बात का ये मतलब है कि राष्ट्रपति के पास क्षमादान के लिए केवल एक बार ही एप्लीकेशन फाइल की जा सकती है। राष्ट्रपति के पास क्षमादान के लिए केवल एक बार ही याचिका दायर की जा सकती है। यदि राष्ट्रपति उसको रद्द कर देते हैं तो दूसरी बार याचिका दायर नहीं की जा सकती। अब फ्रेंड्स, आइए हम आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, उसके बाद सवाल ये उठता है कि वास्तव में भारत के राष्ट्रपति के पास क्षमादान की
5 प्रकार की शक्तियां हैं, ओके, जिनके बारे में अभी अभी हमने चर्चा किया। तो जो राज्यों के गवर्नर होते हैं, ओके, यानी कि जो राज्यों के राज्यपाल होते हैं, क्या राज्यों के गवर्नर यानी कि राज्यों के राज्यपाल के पास भी इस प्रकार की शक्तियां होती हैं? ओके, तो सवाल क्या है कि जो राज्य के राज्यपाल हैं या फिर राज्य के गवर्नर हैं, क्या उनके पास भी इस प्रकार की शक्तियां होती हैं? तो इसका जवाब है फ्रेंड्स कि हाँ, यस, राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं, जैसे कि भारत में बहुत सारे राज्य हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरला, तेलंगाना, तो भारत के जितने भी राज्य हैं, हर राज्य का अपना एक गवर्नर होता है, ओके। और राज्यों के जो गवर्नर होते हैं, जो राज्यपाल होते हैं, उनके पास भी पार्डन की यानी कि क्षमादान की शक्ति होती है। और कौन कौन सी क्षमादान की शक्ति राज्य के गवर्नर यानी कि राज्य के राज्यपाल के पास होती है? तो जो 5 क्षमादान की शक्तियां राष्ट्रपति को प्राप्त हैं, बिल्कुल उतनी ही 5 क्षमादान की शक्तियां राज्यों के गवर्नर को प्राप्त हैं, ओके। लेकिन फ्रेंड्स, गवर्नर इन क्षमादान की शक्तियों का प्रयोग स्टेट लॉ के लिए ही कर सकता है। स्टेट लॉ यानी कि उनके राज्य के जो कानून हैं, उनके राज्य के जो कानून हैं, उन कानूनों के संदर्भ में, राज्य के जो कानून हैं, उन कानूनों के संदर्भ में राज्यपाल क्षमादान प्रदान कर सकता है। अब फ्रेंड्स, इसके 2 एक्सेप्शंस हैं। सबसे पहला एक्सेप्शन ये है कि राज्यपाल मृत्युदंड यानी कि डेथ पनिशमेंट, मृत्युदंड यानी कि डेथ पनिशमेंट के लिए क्षमादान नहीं दे सकता, ओके। तो सबसे पहला एक्सेप्शन ये है कि भले ही मृत्युदंड राज्यपाल को राज्य के कानून के तहत क्यों ना दिया गया, भले ही किसी व्यक्ति को मृत्युदंड राज्य के कानून के तहत ही क्यों ना दिया गया हो, तो भी राज्यपाल उस व्यक्ति को क्षमा प्रदान नहीं कर सकता। और इसका दूसरा एक्सेप्शन है मिलिट्री कोर्ट, ओके। तो इसका दूसरा एक्सेप्शन क्या है? इसका दूसरा एक्सेप्शन है मिलिट्री कोर्ट, यानी कि जो सैन्य न्यायालय हैं, जो सैन्य अदालत है, उनसे रिलेटेड मामले राज्यपाल उनको क्षमा नहीं कर सकता है, ओके। तो एक्सेप्शंस क्या है कि राज्यपाल सबसे पहले तो मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता है, भले ही वो राज्य के कानून के तहत क्यों ना दिया गया हो। उसके बाद जो सैन्य न्यायालय है यानी कि मिलिट्री कोर्ट है, उनसे रिलेटेड जितनी भी सजा होती है, मामले होते हैं, उनके बारे में राज्यपाल क्षमा प्रदान नहीं कर सकता है, ओके। सो फ्रेंड्स, इसके साथ राज्यपाल की और राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां यानी कि पार्डनिंग पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट का टॉपिक हमारा समाप्त होता है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, आइए अब हम भारत के राष्ट्रपति की फाइनेंशियल पावर्स यानी कि वित्तीय शक्तियों के बारे में चर्चा करते हैं। तो वित्तीय शक्तियां या फाइनेंशियल पावर्स का मतलब है ऐसी कौन कौन सी शक्तियां हैं भारत के राष्ट्रपति की जो वित्त से रिलेटेड हैं, यानी कि जो धन से रिलेटेड हैं, जो मनी से रिलेटेड हैं, ओके। तो आइए अब हम भारत के राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों के बारे में यानी कि फाइनेंशियल पावर्स के बारे में चर्चा करते हैं। सो फ्रेंड्स, भारत के राष्ट्रपति की सबसे पहली वित्तीय शक्ति यानी कि सबसे पहली फाइनेंशियल पावर है कि भारत का राष्ट्रपति संसद के समक्ष बजट को प्रस्तुत करवाता है, ओके। भारत का राष्ट्रपति संसद के समक्ष बजट को प्रस्तुत करवाता है। सो क्या मतलब हुआ इस बात का? इस बात का ये मतलब हुआ कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कॉजेस द बजट टू बी लेड बिफोर द पार्लियामेंट। जो भारत का राष्ट्रपति है वो भारत की संसद के समक्ष बजट को प्रस्तुत करवाता है, ओके। अब बजट क्या होता है फ्रेंड्स? तो जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि बजट में क्या होता है कि पिछले साल में यानी कि प्रीवियस ईयर में, पिछले साल में सरकार ने क्या क्या खर्चा किया है, सरकार का क्या क्या खर्च है, ओके। उसके अलावा सरकार ने कितनी कमाई की है यानी कि सरकार की क्या क्या इनकम रही है, इसके बारे में विवरण होता है। और उसके अलावा आने वाले साल में यानी कि जिस साल के लिए बजट बनाया जा रहा है, इस साल में सरकार कितनी कमाई करेगी, ओके, यानी कि प्रस्तावित कमाई इस साल में सरकार कितनी कमाई करेगी और उसके अलावा सरकार कितना खर्चा करेगी और कहां खर्चा करेगी, ओके। तो बजट में क्या क्या होता है कि सरकार ने पिछले साल में कितना खर्च किया, कहां पे खर्च किया, उसके अलावा सरकार ने कितनी कमाई की, कहां से कमाई की, उसके अलावा इस साल में सरकार कितनी कमाई करेगी, कितनी सरकार की इनकम होगी और सरकार के कितने एक्सपेंडिचर्स होंगे यानी सरकार के कितने खर्चे होंगे।
इसके बारे में बजट में विवरण दिया होता है। तो भारत का राष्ट्रपति संसद के समक्ष बजट को प्रस्तुत करवाता है, और बजट को संसद के समक्ष कौन प्रस्तुत करता है? भारत के वित्त मंत्री यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो भारत का राष्ट्रपति वित्त मंत्री को आदेश देता है कि आप संसद के समक्ष बजट को प्रस्तुत करें। तो यह है भारत के राष्ट्रपति की सबसे पहली वित्तीय शक्ति यानी कि फाइनेंशियल पावर। उसके बाद फ्रेंड्स आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम चर्चा करते हैं भारत के राष्ट्रपति की दूसरी फाइनेंशियल पावर या दूसरी वित्तीय शक्ति के बारे में। फ्रेंड्स, जो धन विधेयक होते हैं यानी कि जो मनी बिल्स होते हैं, तो जो धन विधेयक होते हैं या फिर जो मनी बिल्स होते हैं वो संसद में सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं। ओके, जितने भी धन विधेयक होते हैं या फिर मनी बिल होते हैं उनको यदि पार्लियामेंट में पेश किया जाना है तो उसके लिए राष्ट्रपति की परमिशन की आवश्यकता होती है, उसके लिए प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन की आवश्यकता होती है। और जब भारत के राष्ट्रपति महोदय इस बात की सिफारिश करते हैं कि इस धन विधेयक को, इस मनी बिल को संसद में पेश किया जाए, तभी किसी धन विधेयक यानी कि मनी बिल को संसद में पेश किया जा सकता है। तो ये है फ्रेंड्स भारत के राष्ट्रपति की दूसरी वित्तीय शक्ति यानी कि दूसरी फाइनेंशियल पावर। उसके बाद फ्रेंड्स आइए अब हम भारत के राष्ट्रपति की तीसरी वित्तीय शक्ति यानी कि थर्ड फाइनेंशियल पावर के बारे में डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में वित्त आयोग के बारे में बताया था। वित्त आयोग का क्या मतलब होता है? फाइनेंस कमीशन। ओके, तो फाइनेंस कमीशन अपनी एक रिपोर्ट देता है, और फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट में क्या क्या लिखा होता है? तो वित्त आयोग या फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट में बहुत सारी बातें लिखी होती हैं, जैसे कि उनमें से एक चीज ये होती है कि जो केंद्र सरकार है, ओके, जो केंद्र सरकार है और जो राज्य सरकारें हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच राजस्व का यानी कि रेवेन्यू का किस प्रकार से बंटवारा किया जाए, केंद्र सरकार से कितना पैसा अनुदान के रूप में राज्य सरकार को दिलवाया जाए। ओके, यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में पैसे का वितरण किस प्रकार से किया जाए, रेवेन्यू या राजस्व का वितरण किस प्रकार से किया जाए। तो वित्त आयोग अपनी एक पूरी रिपोर्ट देता है। ओके, अब फ्रेंड्स भारत का जो राष्ट्रपति है, भारत के जो राष्ट्रपति महोदय हैं, वो हर 5 साल बाद, ओके, हर 5 साल बाद वित्त आयोग का गठन करते हैं। भारत के राष्ट्रपति महोदय हर 5 साल बाद वित्त आयोग का गठन करते हैं। तो ये है भारत के राष्ट्रपति की तीसरी वित्तीय शक्ति यानी कि फाइनेंशियल पावर। अब फ्रेंड्स भारत के राष्ट्रपति की चौथी वित्तीय शक्ति कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया यानी कि भारत की आकस्मिकता निधि से संबंधित है। तो सबसे पहले मैं आपको ये समझाता हूं कि आकस्मिकता निधि या कंटिंजेंसी फंड का क्या मतलब होता है। मान के चलिए कि यदि भारत का किसी दूसरे देश के साथ युद्ध हो जाए, या फिर मान के चलिए कि देश में कोई आपातकालीन स्थिति आ जाए, जैसे कि मान के चलिए कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, प्राकृतिक आपदा जैसे कि मान के चलिए सुनामी। ओके, जैसे कि यदि कोई सुनामी आए या फिर हम कहीं बहुत बड़ा भूकंप आए, ओके, तो भारत का किसी देश के साथ युद्ध हो जाए या फिर कोई प्राकृतिक आपदा आए जैसे कि सुनामी, भूकंप, ओके, या फिर मान के चलिए कोई बहुत बड़ी महामारी फैल जाए, यानी कि किसी भी आकस्मिक अवस्था में, किसी भी इमरजेंसी की कंडीशन में, किसी भी आकस्मिक अवस्था में जब पैसे की आवश्यकता पड़ती है, जब धन की आवश्यकता पड़ती है, तो वो पैसा कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया यानी कि भारत की आकस्मिकता निधि से लिया जाता है। ओके, तो किसी भी इमरजेंसी कंडीशन में, किसी भी आकस्मिक अवस्था में, किसी भी इमरजेंसी कंडीशन में, जैसे कि युद्ध, कोई भी प्राकृतिक आपदा, कोई भी महामारी या ऐसी कोई भी घटना, ओके, तो जब भी आकस्मिक रूप से, जब भी इमरजेंसी में पैसे की आवश्यकता पड़ती है, तो उसे भारत के कंटिंजेंसी फंड यानी कि आकस्मिकता निधि से लिया जाता है। अब फ्रेंड्स कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया यानी कि भारत के आकस्मिकता निधि से पैसा तब तक नहीं निकाला जा सकता जब तक कि भारत के राष्ट्रपति महोदय इसके लिए अपनी इजाजत नहीं दे दें, इसके लिए अपनी परमिशन नहीं दे दें। तो राष्ट्रपति की परमिशन के बिना, राष्ट्रपति की इजाजत के बिना भारत की आकस्मिकता निधि से पैसा नहीं निकाला जा सकता। यह है भारत के राष्ट्रपति की चौथी वित्तीय शक्ति यानी कि फाइनेंशियल पावर। सो फ्रेंड्स इसके साथ भारत के राष्ट्रपति की फाइनेंशियल पावर्स भी कंप्लीट होती हैं। सो फ्रेंड्स और इसके साथ भारत का राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का टॉपिक पूरी तरह से समाप्त होता है। फ्रेंड्स आज की क्लास हम यहां पर एंड नहीं कर सकते क्योंकि अब हमें कोर्स को स्पीड अप भी करना है। तो आइए अब हम अपने अगले टॉपिक के साथ शुरू करते हैं।
सो फ्रेंड्स, आइए अब हम भारत के उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साथ अपने डिस्कशन को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भारत का पहला नागरिक यानी कि फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कौन होता है, वो होता है भारत का राष्ट्रपति। तो अब सवाल ये उठता है कि भारत का दूसरा नागरिक यानी कि सेकंड सिटीजन ऑफ इंडिया कौन होता है। तो भारत का दूसरा नागरिक यानी कि सेकंड सिटीजन ऑफ इंडिया होता है भारत का उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भारत में सर्वोच्च पद कौन सा है, यानी कि भारत में सर्वोच्च संवैधानिक पद कौन सा है, हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट कौन सी है, तो वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत का राष्ट्रपति। तो अब सवाल उठता है कि भारत में दूसरा सर्वोच्च पद कौन सा है। ओके, यानी कि भारत के राष्ट्रपति के पास दूसरी सबसे बड़ी संवैधानिक पोस्ट कौन सी है। तो भारत के राष्ट्रपति के पास दूसरी सबसे बड़ी संवैधानिक पोस्ट है भारत के उपराष्ट्रपति की। ओके, तो भारत का उपराष्ट्रपति भारत का दूसरा नागरिक है और उसकी जो पोस्ट है वो देश की दूसरी सबसे बड़ी पोस्ट है। उसके बाद फ्रेंड्स, भारत के उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तर्ज पर बनाया गया है, यानी कि जो अमेरिका का उपराष्ट्रपति है, अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट है, उसकी तर्ज पर भारत के उपराष्ट्रपति का, जो अमेरिका का उपराष्ट्रपति है, अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट है, उसके तर्ज पर भारत के उपराष्ट्रपति का पद बनाया गया है। यानी कि भारत के उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के उपराष्ट्रपति से प्रेरणा लेकर बनाया गया है। अब फ्रेंड्स, आइए अब हम आगे डिस्कस करते हैं। सो फ्रेंड्स, उसके बाद सवाल ये उठता है कि उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव कैसे होता है। तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में, वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव के बारे में। सो फ्रेंड्स, आइए हम सबसे पहले उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए इलेक्टोरल कॉलेज यानी कि निर्वाचक मंडल के बारे में चर्चा करते हैं। अब इलेक्टोरल कॉलेज या निर्वाचक मंडल का क्या मतलब होता है कि कौन कौन उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट दे सकता है, कौन कौन उपराष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक बन सकता है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले लोकसभा। तो लोकसभा के जितने भी सदस्य हैं वो सब उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट दे सकते हैं। तो लोकसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? लोकसभा में कुल 543 सदस्य होते हैं और ये पूरे के पूरे सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में, उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट दे सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, राज्यसभा सदस्य। तो राज्यसभा के जितने भी सदस्य होते हैं वो सभी उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट दे सकते हैं। तो राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? 245 सदस्य होते हैं और ये पूरे के पूरे 245 सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट दे सकते हैं। अब फ्रेंड्स, पिछली कक्षाओं में मैंने आपको बताया था कि राज्यसभा में 233 सदस्य जो होते हैं वो निर्वाचित होते हैं यानी कि इलेक्टेड होते हैं और जो बचे हुए 12 सदस्य होते हैं वो मनोनीत होते हैं यानी कि वो राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं। अब राष्ट्रपति के चुनाव में मैंने आपको इस बात को समझाया था कि राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य जो हैं वो वोट नहीं देते, लेकिन फ्रेंड्स उपराष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य भी वोट देते हैं। तो भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स भी वोट देंगे और नॉमिनेटेड मेंबर्स भी वोट देंगे, निर्वाचित सदस्य भी वोट देंगे और मनोनीत सदस्य भी वोट देंगे। ओके, तो जो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव है उसमें इलेक्टेड मेंबर्स भी वोट दे सकते हैं यानी कि निर्वाचित सदस्य भी वोट देते हैं और नॉमिनेटेड मेंबर्स भी वोट देते हैं यानी कि मनोनीत सदस्य भी वोट देते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, मैंने आपको राष्ट्रपति के चुनाव में बताया था कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं यानी कि जो राज्य विधानसभाएं हैं, तो जो राज्य विधानसभाएं हैं उनके सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देते थे। ओके, तो मैंने आपको बताया था कि राज्य विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देते थे, लेकिन फ्रेंड्स उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभा के सदस्य वोट नहीं देते। तो भारत के किसी भी राज्य की विधानसभा के सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं देते, चाहे वे मनोनीत हो, चाहे वे निर्वाचित हो, चाहे वे नॉमिनेटेड हो, चाहे वे इलेक्टेड हो। भारत के किसी भी राज्य की विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं देते। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में
संसद के दोनों सदन वोट देते हैं, यानी कि पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस वोट देते हैं। लेकिन जितने भी राज्य हैं उन राज्यों की विधानसभा के सदस्य वोट नहीं देते हैं। तो इस बात से हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? सो फ्रेंड्स, इस बात से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो भारत का उपराष्ट्रपति है वो सिर्फ और सिर्फ संसद का प्रतिनिधि है, वो सिर्फ और सिर्फ संसद द्वारा चुना गया है। जो वाइस प्रेसिडेंट है इंडिया का, वो सिर्फ और सिर्फ संसद द्वारा चुना गया है। वो भारत के राज्यों का प्रतिनिधि नहीं है। जैसे कि भारत का राष्ट्रपति भारत के राज्यों का भी प्रतिनिधि होता था और वो संसद द्वारा चुने जाने के कारण भारत की जनता का भी प्रतिनिधि होता था। लेकिन भारत का उपराष्ट्रपति संसद द्वारा चुना गया है, यानी कि वो भारत की जनता का प्रतिनिधि तो है, परंतु वो राज्यों का प्रतिनिधि नहीं है। वो यदि हम संघवाद के स्तर पर देखें तो संघवाद के स्तर पर जो भारत का उपराष्ट्रपति है वो राज्यों का प्रतिनिधि नहीं है। क्यों? क्योंकि राज्य विधानसभा उसे वोट नहीं दे रहे हैं। तो अब आप पूछेंगे कि सर ऐसा क्यों है, कि क्यों उपराष्ट्रपति को संसद द्वारा चुना जाता है और राज्यों द्वारा नहीं चुना जाता? क्यों उपराष्ट्रपति सिर्फ और सिर्फ संसद की चॉइस है, सिर्फ और सिर्फ संसद का प्रतिनिधि है और वो राज्यों का प्रतिनिधि नहीं है, वो भारत के राज्यों का प्रतिनिधि नहीं है? तो फ्रेंड्स, इस बात का जवाब ये है कि जो भारत का उपराष्ट्रपति है, जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, उसको ज्यादातर टाइम राज्यसभा, राज्यसभा के चेयरमैन यानी कि राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करना होता है। तो जो भारत का उपराष्ट्रपति है उसका जो मेन काम है उसे ज्यादातर समय राज्यसभा के चेयरमैन यानी कि राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करना पड़ता है। और राज्यसभा के सभापति के रूप में उसकी जो कार्य है, उसकी जो कार्यप्रणाली है, उससे सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा प्रभावित होती है। उसके बाद फ्रेंड्स अब आप पूछेंगे कि इस भारत के जो उपराष्ट्रपति है उससे भारत के राज्य जो हैं वो अधिक प्रभावित क्यों नहीं होते? तो इसका जवाब ये है कि वास्तव में जो राष्ट्रपति का पद है, भारत के जो राष्ट्रपति का पद है, उससे देश की जनता भी प्रभावित होती है और उससे संसद भी प्रभावित होता है और उससे भारत के राज्य भी प्रभावित होते हैं। जैसे कि भारत के राष्ट्रपति को यह शक्ति दी गई है कि वो राज्यों पर राष्ट्रपति शासन यानी कि प्रेसिडेंट्स रूल लगा सकता है। यानी कि भारत के राष्ट्रपति के कार्यों से भारत के राज्य भी प्रभावित होते हैं। इसलिए भारत के राष्ट्रपति जो है वो संसद और राज्यों दोनों का प्रतिनिधि है। लेकिन भारत के उपराष्ट्रपति, जिसको राज्यसभा के चेयरमैन यानी कि राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करना है, उससे भारत के राज्य बहुत अधिक प्रभावित नहीं होते हैं। और फ्रेंड्स, भारत का जो उपराष्ट्रपति है वो बहुत कम समय के लिए, ना के बराबर समय के लिए भारत के राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है। वो भी ऐसी अवस्था में जब राष्ट्रपति की जो पोस्ट है या तो वो वैकेंट हो या फिर राष्ट्रपति एब्सेंट हो, यानी कि या तो राष्ट्रपति अनुपस्थित हो या फिर राष्ट्रपति की पोस्ट खाली हो। तो केवल इन दोनों अवस्थाओं में भारत का उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति की पोस्ट को बहुत कम समय के लिए धारण करता है। इसलिए भारत के उपराष्ट्रपति से जो भारत के राज्य हैं बहुत कम प्रभावित होते हैं। इसलिए इस बात की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी कि भारत के उपराष्ट्रपति को राज्यों की विधानसभा द्वारा भी चुना जाए। क्यों? क्योंकि भारत के उपराष्ट्रपति को ज्यादातर समय राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करना था और वो बहुत कम समय के लिए, ना के बराबर समय के लिए भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। सो फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, अब सवाल ये उठता है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव होते कैसे हैं, चुनाव की प्रक्रिया क्या होती है, यानी कि इलेक्शन का जो प्रोसेस है, इलेक्शन का जो प्रोसीजर है वो क्या होता है। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में इलेक्शन का प्रोसेस या चुनाव का प्रक्रिया कैसा होता है, चुनाव किस प्रकार से आयोजित करवाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप इस बात को अच्छे से समझ लें कि मैंने आपको भारत के राष्ट्रपति के चुनाव को बहुत अच्छे से समझाया था कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। सो फ्रेंड्स, जैसे भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है, जो प्रक्रिया, जो प्रोसेस भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में अपनाई जाती है, बिल्कुल सेम टू सेम उसी प्रकार से भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। यानी कि जो प्रक्रिया भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की होती है, बिल्कुल वही प्रक्रिया भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव की होती है। तो इस बात का क्या मतलब है, यानी कि Vice President is elected by a system of proportional representation, through single transferable vote and by secret ballot।
तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति क्या है? तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, ओके, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होगा। सो फ्रेंड्स, जब मैंने आपको राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया था तब भी मैंने इसी स्लाइड को यूज किया था और इसी स्लाइड का स्क्रीनशॉट आज मैंने यहां पे यूज किया है आपको इस बात को दिखाने के लिए कि उपराष्ट्रपति का चुनाव और राष्ट्रपति के चुनाव का जो प्रोसेस होता है, जो प्रक्रिया होती है, वो बिल्कुल सेम होती है। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति कैसे होती है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा होता है और उसके अलावा एकल संक्रमणीय मत के द्वारा। ओके, तो उपराष्ट्रपति का चुनाव भी आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है। अब सीक्रेट बैलेट या गुप्त मतदान से क्या मतलब है? तो सीक्रेट बैलेट या गुप्त मतदान से मतलब होता है कि आप जब वोट करेंगे, जब आप अपना मत देंगे, जब आप अपना वोट देंगे, तो उस वक्त आप किसी को भी बताएंगे नहीं। आप इस बात को गुप्त रखेंगे कि आपने किसको वोट दिया है। इस बात को उजागर नहीं किया जाएगा कि आपने किसको वोट दिया है, किस कैंडिडेट को वोट दिया है, किस प्रत्याशी को वोट दिया है, किस पॉलिटिकल पार्टी को वोट दिया है। यानी कि आप जो मतदान कर रहे हैं, आपने किसको मतदान किया है, इस बात को पूरी तरह से गुप्त रखा जाएगा, इस बात को उजागर नहीं किया जाएगा। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, उसके अलावा एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान का प्रयोग किया जाता है। यानी कि उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया और राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया बिल्कुल सेम होती है। अब फ्रेंड्स, यदि किसी भी बच्चे को, किसी भी छात्र को इस बात में कंफ्यूजन है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम यानी कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति या फिर सिंगल ट्रांसफरेबल वोट यानी कि एकल संक्रमणीय मत क्या होते हैं, तो आप लोग उस लेक्चर को जाके पुनः देखें जिसमें मैंने समझाया था कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, एकल संक्रमणीय मत और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम यानी कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति क्या होती है। तो जब मैंने आपको राष्ट्रपति के इलेक्शन के बारे में पढ़ाया था तब मैंने आपको इनको डिटेल में पढ़ाया था और अब मैं फिर से इस चीज को डिटेल में एक्सप्लेन करूं तो ये टाइम की वेस्टेज होगी। इसलिए यदि किसी को इस बात को समझ में नहीं आया है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होते हैं, तो आप फिर से उस लेक्चर को जाके देखें, प्रेसिडेंट वाले लेक्चर को, जिसमें मैंने प्रेसिडेंट का इलेक्शन प्रोसीजर समझाया था। अब फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आप सबको बताया था कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ और सिर्फ संसद के सदस्य यानी कि लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य वोट देते हैं। अब लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य दोनों ही संसद के सदस्य हैं, तो इन्हें हम कहते हैं सांसद, ओके, या फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो इन्हें हम कहते हैं सांसद या फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी। तो अब सवाल ये उठता है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में एक एमपी की वोट वैल्यू कितनी होती है, एक सांसद के वोट का मूल्य कितना होता है। ओके, सो उपराष्ट्रपति के चुनाव में एक एमपी के, एक सांसद के वोट की वैल्यू कितनी होती है, एक एमपी के वोट का मूल्य कितना होता है। सो फ्रेंड्स, यहां पर प्रत्येक एमपी के, प्रत्येक सांसद के वोट का मूल्य बराबर होता है, इक्वल होता है। ओके, तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में प्रत्येक सांसद का, प्रत्येक एमपी का, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का मूल्य बराबर होता है और वो मूल्य कितना होता है, 1। ओके, तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में प्रत्येक सांसद की वोट वैल्यू होती है 1, वोट के मूल्य होता है 1। ओके, सो ये है एक सांसद के वोट का मूल्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में। अब फ्रेंड्स, उसके बाद सवाल उठता है कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए होती हैं, यानी कि क्या क्या अर्हताएं या फिर योग्यता की आवश्यकता होती है। तो आइए इसके बारे में हम एक एक करके चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले, जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी कि उसे सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। तो इस बात का क्या मतलब है? तो इस बात का यह मतलब है कि कोई भी विदेशी यानी कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि भारत का नागरिक नहीं है वो उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता। उपराष्ट्रपति के चुनाव को लड़ने के लिए किसी भी व्यक्ति के पास भारत की नागरिकता होनी चाहिए, उस व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए। सो कोई भी व्यक्ति यदि उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है तो आवश्यक है कि वो व्यक्ति भारत का नागरिक हो। सो फ्रेंड्स, आइए अब हम उपराष्ट्रपति की दूसरी अर्हता यानी कि सेकंड क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं, यानी कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए
कितनी आयु की आवश्यकता होती है। तो जो व्यक्ति भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष की होनी चाहिए, यानी कि उस व्यक्ति की मिनिमम एज जो है वो 35 ईयर्स की होनी चाहिए। यानी कि कोई व्यक्ति यदि भारत का उपराष्ट्रपति बनना चाहता है तो उसको कम से कम 35 वर्ष का होना चाहिए। 35 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति भारत के उपराष्ट्रपति नहीं बन सकते। उसके बाद फ्रेंड्स आइए देखते हैं भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए तीसरी क्वालिफिकेशन या तीसरी अर्हता क्या है। सो फ्रेंड्स तीसरी क्वालिफिकेशन ये है कि द पर्सन शुड बी क्वालिफाइड टू बिकम अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, यानी कि वो व्यक्ति जो उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है उसे राज्यसभा सदस्य बनने के लिए योग्य हो। ओके, सो वो व्यक्ति जो उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है वो व्यक्ति राज्यसभा सदस्य बनने के लिए योग्य होना चाहिए। उसके पास वो सभी योग्यताएं होनी चाहिए जो एक राज्यसभा सदस्य के पास होती हैं। अब फ्रेंड्स एक राज्यसभा सदस्य बनने के लिए किन किन योग्यताओं की आवश्यकता होती है इसके बारे में मैं आपको तब पढ़ाऊंगा जब हम राज्यसभा के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक आप बस ये समझिए कि यदि कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है तो उसके पास एक राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स आइए देखते हैं उपराष्ट्रपति बनने के लिए, वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए चौथी योग्यता, चौथी अर्हता क्या होती है। सो द पर्सन मस्ट नॉट बी होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी कि वो व्यक्ति जो उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है उसे किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ओके, यानी कि उस व्यक्ति को किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या फिर लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अब फ्रेंड्स ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या लाभ का पद क्या होता है। ओके, सो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या लाभ का पद क्या होता है, तो मान के चलिए यदि आप किसी पोस्ट पर हैं, ओके, आप यदि किसी पोस्ट पर हैं और आपका जो अपॉइंटमेंट है वो भारत सरकार द्वारा किया गया है, यानी कि आपको उस पोस्ट पर सरकार द्वारा नियुक्त किया गया है। उसके अलावा सरकार आपको उस पोस्ट से हटा भी सकती है और उसके अलावा आपको अपने कार्य के लिए पैसा मिल रहा है। ओके, आपको अपने कार्य के लिए मनी मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, तो ऐसे किसी भी पद को हम लाभ का पद कहते हैं। तो वो व्यक्ति जो उपराष्ट्रपति बनना चाहता है, जो उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है, उसे किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए भारत के राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, उसके अलावा राज्यों के गवर्नर, ओके, और फ्रेंड्स केंद्र सरकार यानी कि यूनियन गवर्नमेंट और राज्य सरकार यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के जो मंत्री हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, उनको लाभ का पद नहीं माना जाता है। ओके, तो उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, गवर्नर का पद, किसी भी राज्य के गवर्नर का पद और केंद्र सरकार या राज्य सरकार के मंत्री के पद को लाभ का पद नहीं माना जाता है, यानी कि ये व्यक्ति भी उपराष्ट्रपति के चुनाव को लड़ सकते हैं। सो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आप सबको लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा, और यदि आपको लेक्चर अच्छे से समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और इस चैनल के बारे में उन सब लोगों को बताएं जो यूपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हों। फ्रेंड्स नोट्स की लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप मेरे ब्लॉग से भी डायरेक्टली नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू।